ऐसे नंबरिंग कर लो, अपना नाम ऊपर लिख दो और स्कूल लिख देना। एल्किल हैलाइड और हेरोएरिन्स आपने पढ़ा है, उस पे 10 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको केवल 10 प्रश्नों के उत्तर 10 शब्दों में लिखने हैं। ए ब स दे में से कोई एक लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको जितना आता है, बाहर भी जो बैठे हैं, केवल अपना नाम और अपना स्कूल लिख दो और ऐसे नंबर डाल दो। 10 प्रश्न हैं केवल। बाहर वाले बच्चे भी ऐसा ही कर सकते हैं, उनको खुद ही चेक करना पड़ेगा। आंसर मैं नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा, अभी तो केवल आपको 10 प्रश्न बता रहा हूँ। 10 प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए और खुद ही, यहाँ वाले बच्चे तो हमें दे देंगे, हम चेक करेंगे उसको। आपस में कोई बात नहीं, चुपचाप जो आता है आपको, जैसा भी समझ में आता है वैसा आप करिए। निकालिए एक पेज, बंद कर दो कॉपी को, अपनी सारी कॉपीज बंद कर दो, कुछ खुला मत रखो। हाँ, कॉपी पे अपना नाम तो लिखो, नाम और स्कूल लिख दो, जल्दी से, जल्दी करो। लिख लिया नाम और स्कूल अपना एक पेपर पे, और अंक लिख लो 1 से 10 तक। उसके आगे केवल अ ब स दे में से जो भी उत्तर हो वो लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। देखो 3 प्रश्न है शुरू वाले, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। पहला प्रश्न ये अभिक्रिया लिखी हुई है आपके सामने, CH3Br प्लस OH माइनस, एरो पर एसीटोन लिखा हुआ है, यानी विलायक के तौर पर एसीटोन है, और CH3OH और Br माइनस बनता है इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया के से संबंधित 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि यदि CH3Br की सांद्रता दुगुनी कर दें तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी। पहला 4 गुना, दूसरा आधी, तीसरी वही रहेगी, चौथा 2 गुना हो जाएगी। तो जो भी उत्तर है वो ए ब स दे में से आप लिख लीजिए। प्रश्न समझ में आ गया सबको? बस केवल आपको ए ब स दे में से कुछ लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। चलें आगे। इसी अभिक्रिया को ध्यान में रखना। दूसरा प्रश्न ये है, पहले प्रश्न में तो CH3Br की सांद्रता परिवर्तित की थी, अब अगर OH माइनस की सांद्रता को दुगनी कर दें तो अभिक्रिया की दर कितना हो जाएगी। OH माइनस आयन, यानी कोई क्षार लिया है आपने या जल लिया है, उसकी सांद्रता को अगर दुगना कर दें तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, वो आपको उत्तर लिखना है। कर लिया। तीसरा प्रश्न यह है कि उसी अभिक्रिया में यदि CH3Br और OH माइनस दोनों को ही दुगना कर दें, दोनों की सांद्रता को दुगना कर दें तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी। 4 गुना, आधी वही रहेगी या चौथाई हो जाएगी। ये 3 प्रश्न एक ही अभिक्रिया पर आधारित थे। कर लिया, ये हो गया, सबने कर लिया है। प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। अब इस अभिक्रिया को देखिए, 3 प्रश्न इस पर आधारित हैं। CH3 थ्राइस CBr H2O से अभिक्रिया हो रही है और अल्कोहल बन रहा है और HBr बन रहा है। अब इस अभिक्रिया में भी CH3 थ्राइस CBr की सांद्रता दुगनी कर दें तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी। समझ आ गया प्रश्न? पांचवा और छठा प्रश्न ये है कि इसी अभिक्रिया में जो अभी देखी थी आपने, ये वाली अभिक्रिया, इसमें अगर जल की सांद्रता दुगनी कर दें तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी। 4 गुना वही रहेगी, आधी हो जाएगी या चौथाई हो जाएगी। इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता को यदि डबल कर दें तो क्या होगा। और छठा प्रश्न है, दोनों की सांद्रता, एल्किल ब्रोमाइड की, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और जल दोनों की सांद्रता को अगर दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। अभिक्रिया की दर आधी हो जाएगी या वही रहेगी, चौथाई हो जाएगी या 4 गुना हो जाएगी। सॉरी, चौथाई नहीं, 2 गुना हो जाएगी। जो भी उत्तर हो वो आपको लिखना है। हो गए 6 प्रश्न। चलें आगे। कर लिया सबने? ध्यान से देखना इस प्रश्न को। निम्न में से कौन सा हेलो एल्केन SN2 अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील होगा। ये पहला है और ये दूसरा। 2 उदाहरण दिए हैं कि इन दोनों एल्किल हैलाइड्स में से, ये एरिल हैलाइड्स हैं, इनमें से कौन सा अधिक क्रियाशील होगा SN2 अभिक्रिया में, क या ख। और दूसरे में भी देखिए क है, ये आयोडो एल्केन है और ये
क्लोरोएल्केन है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा और इसमें से कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा? उत्तर ये हैं, अगर आपको लगता है कि दोनों में क ज़्यादा क्रियाशील है तो अ हो गया उत्तर, पहले में क और दूसरे में ख है तो ब उत्तर हो गया, अगर पहले में ख और दूसरे में क है तो स उत्तर हो गया, पहले में ख और दूसरे में भी ख है तो द उत्तर हो गया। ये वापस देख लो आप, ये दो दो एल्किल हैलाइड्स के सेट हैं, उसमें से जो ज़्यादा क्रियाशील है वो देखना है आपको। प्रश्न का तरीका क्या है ये देख लो आप, कि प्रश्न का तरीका ये है कि आपको SN2 क्रियाविधि से कौन सा हेलो एल्केन ज़्यादा क्रियाशील होता है। दो के दो एल्किल हैलाइड्स हैं, अब पहले में जो हो ज़्यादा क्रियाशील वो नोट कर लो आप, दूसरे में जो ज़्यादा क्रियाशील वो नोट कर लीजिए और उत्तर में देख लीजिए। हो गया। 8वां प्रश्न, एथिल क्लोराइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या देती है? जो भी है उत्तर है उसको लिख लीजिए बस। लिख लिया? चलें आगे बढ़ सकते हैं। नवा प्रश्न, निम्न अभिक्रिया में, दिख रही है अभिक्रिया साफ? पहला उत्तर है कि ये वाला एल्कीन अधिक बनता है, दूसरा उत्तर है उत्पादों का अनुपात हैलोजन X पर निर्भर करता है, तीसरा है दोनों समान मात्रा में बनते हैं और चौथा है कि वो जो ऊपर वाला एल्कीन है वो ज़्यादा बनता है। जो भी उत्तर हो वो उत्तर लिख लीजिए आप। अंतिम प्रश्न लिख लो आप, अल्कोहलीय सिल्वर नाइट्राइड तथा एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया का उत्पाद है, क्या बनता है इसमें? हो गया? ये 1 से 3 तक देख लो, फिर 4 से 6 तक। ये वेबसाइट पर डल जाएंगे क्वेश्चन सारे। ये 10 क्वेश्चन है, इसके अलावा 40 क्वेश्चन और भी हैं, 50 क्वेश्चन आप पूरे कर लेना इसके। जल्दी करो। तीसरा करें? अब चौथा, या कर लिए? 4 से तो हो गए थे, तुमने कर लिया? पहला दूसरा तीसरा तो कर लिए नहीं, चौथा हो गया? चौथा, पांचवा, छठा इसी अभिक्रिया पर आधारित है। ये तो कर लिए, लास्ट वाले सब आ गए थे। हो गया ना ये तो? करो करो जल्दी करो फिर।
कनेक्ट कर लो आगे। बस हो गया इनका, बार बार तो ये तो चलता ही रहेगा। आंसर चाहिए। वो निकालना ना, कल वाला जो अमीन वाला था ना, उससे होगा। कल हमने पढ़ा था एल्किल अमीन स्टार्ट, इधर ध्यान दो भाई। एल्किल अमीन जो स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि अमीन किस प्रकार की संरचना होती है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण कैसा होता है एल्किल में, sp3 होता है। बंद कोण कम क्यों होता है, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर प्रतिकर्षण के कारण। चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि इसमें नामकरण कैसे करते हैं, करा आपने नामकरण। एल्केनामीन शब्द जो है वो उसको इस्तेमाल करना है, कब नाइट्रोजन का एन लिखते हैं और कब नहीं लिखते। अगर तृतीयक अमीन 2 बार लिखते हैं, उन दोनों के बीच में कॉमा रहता है, और अंक और शब्द के बीच में या अल्फ़ाबेट और शब्द के बीच में डैश लगाते हैं। फिर हमने देखा था कुछ IUPAC कुछ एरोमेटिक अमीन्स के नाम देखे थे, समावयवता देखी थी, 4 प्रकार की समावयवता बताई थी आपको। क्रियात्मक समूह। मध्यावयवता क्या होती है भाई, मध्यावयवता, मध्यावयवता है बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से एल्किल समूह अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो वो क्या होती है, मध्यावयवता होती है। विरचन में हमने पहली विधि देखी थी एल्किल हैलाइड से अमोनिया अपघटन और गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, करके देख लिया आपने। गैब्रियल थैलेमाइड लिख सकते हो क्या, और एल्किल हैलाइड से पहली में क्या कराया था अमोनोलिसिस में, अमोनिया अपघटन में अमोनिया के साथ क्रिया कराई थी। अगर हम अमोनिया ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, अल्कोहलिक अमोनिया, तो क्या बनेगा, ज़्यादा मिश्रण में प्राथमिक अमीन ज़्यादा मात्रा में बनता है। ये आपने देखा गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है, ठीक है ना। थैलिक एसिड से स्टार्ट किया, थैलिक एनाइड्राइड बनाया, थैलीमाइड बनाया, थैलीमाइड से पोटेशियम थैलीमाइड बनाया, फिर एन एल्किल थैलीमाइड बनाया, और उसके KOH से अभिक्रिया कराई तो प्राथमिक अमीन बना। दूसरा देखिए ग्रिनियर अभिकर्मक से बनाने की जो दूसरी विधि है वो है GR से। देखिए ग्रिनियर अभिकर्मक ये होता है RMgX प्लस क्लोरोअमीन। क्लोरोअमीन जो है उसमें से MgHCl निकल जाएगा और अमीन बन जाएगा RNH2 प्लस MgXCl। बहुत सरल अभिक्रिया है GR की क्लोरोअमीन से क्रिया। तीसरा है अल्कोहल से। इसकी क्रिया भी अमोनिया से कराते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड की कराते हैं, इसको भी अमोनिया अपघटन बोलते हैं। अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है। इसमें क्या करते हैं हम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिना या थोरियम का ऑक्साइड थोरिया लेते हैं। 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है और 300 वायुमंडलीय दाब होता है। 400 डिग्री ताप, 100 वायुमंडलीय दाब होता है। इसमें क्या होता है, OH हट के NH2 आ जाता है, तो RNH2 इसको कहते हैं, पेन मिल जाएगा क्या दूसरा, ये है एल्यूमिना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ये है थोरिया, थोरियम का ऑक्साइड है। ये दोनों अभिक्रियाएं आप देख लीजिए, ग्रिनियर अभिकर्मक से क्लोरोमीन की क्रिया और अल्कोहल से अमोनिया अपघटन। अल्कोहल का अमोनिया अपघटन कराएंगे तो NH2 आ जाएगा। चौथी अभिक्रिया है, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन आते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन का पहले ऑक्सिम बनाना पड़ता है।
जैसे ये एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सिम बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया कराते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन जो होता है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप और अमीन ये है, इस प्रकार से ये H2O निकलता है। ये ऑक्सिम होता है, इसको कहते हैं ऑक्सिम। इस ऑक्सिम का अगर हम अपचयन कराते हैं, LAH क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें क्या होगा, इस प्रकार से ये 4H का डिस्ट्रीब्यूशन देख लें आप, RCH2 NH2 प्लस H2O। अमीन बन गया। तो ये है ऑक्सिम, ये एल्डिहाइड ऑक्सिम है। कैसे बना एल्डिहाइड ऑक्सिम? एल्डिहाइड से बना। तो एल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया कराते हैं। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन की क्रिया से क्या बनता है? ऑक्सिम बनता है। इस ऑक्सिम का अपचयन कराते हैं तो इस प्रकार से एमीन प्राप्त होता है। अगर अपचायक के रूप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्थान पर सोडियम इथेनॉल लेते हैं, इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? और सोडियम इथेनॉल, और क्या ले सकते हैं? सोडियम मरकरी भी ले सकते हैं और रेने निकल भी ले सकते हैं। सब हाइड्रोजन के सोर्स हैं। रेने निकल, ये सब क्या हैं? हाइड्रोजन के स्रोत हैं, सोर्स हैं। इनसे ये अपचयन करने के लिए हाइड्रोजन मिलती है और इसका ऑक्सिम का अपचयन होता है। क्या बनता है? एमीन बनता है। पांचवा कौन सा था भाई? कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वो क्या बनाते हैं? एमीन बनाते हैं। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल। अमोनिया क्या होता है? जैसे ये RCOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अमोनिया होता है NH3। देखिए अमोनिया होता है ना, अगर N को 3 कर दें और H को 1 कर दें, अमोनिया का जस्ट उल्टा, इसको कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें बनता है RNH2 प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस के रूप में होती हैं। आपने देखा इसमें कि एक कार्बन की संख्या में कमी हो रही है, एक कार्बन इसमें कम हो रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जितने कार्बन हो उससे कम कार्बन वाला अमीन बनेगा। तो ये अभिक्रिया, एक तो नाम इसका ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया का नाम है स्मिट अभिक्रिया। दूसरा ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें कार्बन में कमी आती है। जब भी वृद्धि या कमी हो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इस अभिक्रिया में ऐसा हो रहा है। तो ये स्मिट अभिक्रिया में आप देखेंगे कि कार्बन की संख्या में कमी आ रही है। हाइड्रोजोइक अम्ल ध्यान रहेगा आपको, अमोनिया का जस्ट उल्टा कर दीजिए,
नाइट्रोजन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर बदल दीजिए, अमोनिया से बिल्कुल विपरीत कर दीजिए। इसको कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, इसके साथ गर्म करने पर क्या होता है कि ये अमीन बनाता है। स्मिट अभिक्रिया। छठा है अम्ल व्युत्पन्नों से। देखो RCOCl की क्रिया कराते हैं NaN3 से, ये कहलाता है सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड। एजाइड शब्द कब आता है? जब N3 होता है, N3 होता है तब एजाइड शब्द आता है। सोडियम एजाइड है ये। इससे बनता है RCON3। RCON3 बनता है इसमें। और RCO जो N3 है उसको अगर गर्म करें तो इसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है। N3 है, एक नाइट्रोजन रह जाएगा और ये पुनर्विन्यासित होकर के ये बनाता है, इस प्रकार से रहता है ये RnCO। ये कहलाता है एल्किल आइसोसाइनेट, RnCO। इसमें ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है R, इसके स्थान पर यहाँ नाइट्रोजन आ जाता है बीच में, और नाइट्रोजन कार्बन द्विबंध से जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसलिए RnCO, एल्किल आइसोसाइनेट। अब इसकी क्रिया KOH से कराते हैं। ये KOH का एक अणु KOH और दूसरा ये KOH, तो ये क्या बना? RnH2 प्लस साथ में क्या बन गया? K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। इस अभिक्रिया का नाम है कर्टियस अभिक्रिया। इसको कहते हैं कर्टियस अभिक्रिया। अम्ल का क्लोराइड लिया आपने और अम्ल के क्लोराइड का आपने क्या करा? सोडियम एजाइड से क्रिया कराई तो एसिड एजाइड बना। एसिड एजाइड की क्रिया, इसको गर्म किया तो नाइट्रोजन निकल गई। नाइट्रोजन निकलने के बाद क्या बन गया? एल्किल आइसोसाइनेट, RnCO। और उसका अपन KOH से जब जल अपघटन कराते हैं तो वो बन जाता है अमीन। इसमें भी कार्बन की संख्या में कमी आ रही है। अभिक्रिया का नाम है कर्टियस अभिक्रिया। क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम एजाइड से। एजाइड शब्द कब आता है? जब N3 हो। छठी रिएक्शन में दो है, अम्ल के व्युत्पन्नों से है, इसलिए एक व्युत्पन्न तो अम्ल का क्लोराइड ले लिया आपने, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, और दूसरा हम लेंगे अमाइड, RCONH2। दूसरा हम क्या लेंगे? अमाइड। अमाइड से देखिए दो क्रियाएं संभव है। अगर इसकी क्रिया Br2KOH से यानी ब्रोमीन और KOH से कराते हैं तो इसमें RnH2 बनता है। क्या बनता है? RnH2। इसमें कार्बन की संख्या में कमी आ रही है, देख रहे हैं ना, अब ये कार्बन कम हो गया है। ये अभिक्रिया कहलाती है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ये कार्बन की संख्या में कमी करने वाली अभिक्रिया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। और अगर इसका अपचयन करा दें सीधा सीधा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो ये बनता है RCH2NH2। कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाफमैन अलग है, ये हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहलाएगी। देखो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखनी है आपको, कैसे होता है।
समझ गया। पहले तो अमाइड का जो है अम्ल का दूसरा व्युत्पन्न लिया। अम्ल के व्युत्पन्नों में पहली तो है अम्ल के क्लोराइड की सोडियम एजाइड से क्रिया, उसमें उतने ही कार्बन वाला उसमें भी कम कार्बन वाला अमीन बनता है। अभिक्रिया का नाम है कर्टियस अभिक्रिया। अगर अमाइड लेते हो तो आप उतने ही कार्बन वाला अमीन भी बना सकते हो और उससे कम कार्बन वाला भी बना सकते हो। कम कार्बन वाला जो बनाते हैं वो ब्रोमीन KOH से अभिक्रिया है, जिसको हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, RCONH2 है, इस प्रकार से ये देखिए आप, ये ब्रोमामाइड बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम भी इसके नाम पर है ब्रोमामाइड। ऐसा अमाइड जिसमें ब्रोमीन भी है, ब्रोमामाइड। ओके, तो ब्रोमामाइड जो है ये पहले पद में बना, दूसरे पद में ये ब्रोमामाइड क्या करता है, अब अभिक्रिया KOH से होती, क्योंकि दूसरा क्रियाकारक उसमें KOH है। इसमें सिंपली ये होगा कि इसके स्थान पर H के स्थान पर K आ जाता है और H2O निकल जाता है। ब्रोमामाइड की KOH से क्रिया हुई तो ये H हटके क्या आ गया, इसके स्थान पर K आ गया। तीसरे पद में क्या होता है, ये इसमें ऐसा होगा कि इसमें से KBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, KBr। जो बचेगा वो पुनर्विन्यासित होके RN डबल बॉन्ड CO क्या बना, ये एल्किल आइसोसाइनेट। जो भी आपने देखा था इस अभिक्रिया में, ये बनता है एल्किल आइसोसाइनेट। अब इस एल्किल आइसोसाइनेट की क्रिया अपन किससे कराते हैं, KOH से, जो ये कराई है होती है, मतलब इस अभिक्रिया के दौरान KOH उपलब्ध है, ब्रोमीन उपलब्ध है। क्या बनेगा, RNH2 प्लस K2CO3, RNH2 प्लस K2CO3। नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा। HBr और KOH, HBr और KOH ये बना देते हैं KBr और H2। ये कुल 5 पद हैं जो इस अभिक्रिया के दौरान होते हैं। पहले पद में आपने देखा कि ब्रोमामाइड बनता है, KOH से अभिक्रिया होती है तो H के स्थान पर K आता है, पोटेशियम ब्रोमामाइड बना। फिर ये जो पोटेशियम ब्रोमामाइड है इसमें से KBr अलग हो जाता है और एल्किल आइसोसाइनेट बनता है, ये अपने को चाहिए। और एल्किल आइसोसाइनेट जब बन जाता है तो आप समझ जाओ कम कार्बन वाला एमीन प्राप्त होगा, जैसा अभी इसमें देखा था अपन ने अम्ल के क्लोराइड में भी। और ये जो बना है इसकी KOH से क्रिया होगी तो इसी ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो HOK RNH2 अमीन कम कार्बन वाला है और K2CO3 अभिक्रिया में जो बना हुआ था HBr और KOH वो KBr और H2। अब इस अभिक्रिया को जोड़ दीजिए पूरा, पांचों पदों को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या आएगा, RCONH2 प्लस ब्रोमीन प्लस 4KOH RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3
प्लस 2H2O। इनको जोड़ेंगे तो आप ये अभिक्रिया, वैसे भी आप 5 पद याद कर लेते हैं तो अभिक्रिया जोड़ के लिखेंगे तो ये आएगी फाइनल अभिक्रिया। देखो आप इसमें ये ब्रोमामाइड से ये ब्रोमामाइड दोनों तरफ है ना, ये भी दोनों तरफ है, ये HBr दाईं तरफ है और बाईं तरफ भी है। अब देख लीजिए आप क्या क्या रह गया है। जल कितना है, एक ये जल और एक जल का अणु ये रहा। K2CO3 एक है, एक अमीन है, KBr है और एल्किल आइसोसाइनेट, सॉरी एल्किल आइसोसाइनेट भी कट गया। जो बाईं तरफ है वो बाईं तरफ लिख दीजिए। 3 चीज़ें हैं केवल, अमाइड है, ब्रोमीन है और KOH है। दाईं तरफ ये 4 चीज़ें हैं, अमीन कम कार्बन वाला, KBr, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम कार्बोनेट और H2। तो ये हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया की क्रियाविधि आपसे अगर 12वीं कक्षा में पूछी जाए, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझेंगे इसको तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना ज़रूर आपको साधारण तौर पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में या अमाइड की ब्रोमीन KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा अमीन बनेगा। एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ये दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें एक कार्बन कम वाला अमीन बनना है। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया की विशेषता है। हाँ, बोर्ड में ये चरण ना लिख के डायरेक्ट अभिक्रिया लिख दे तो नंबर क्या चीज़? बोर्ड में ये चरण ना लिख के अभिक्रिया, हाँ हाँ, क्रियाविधि पूछे तो लिखना है आपको, और समझने के लिए एक बार अगर आप इस तरीके से याद कर लोगे तो ये याद करने की जरूरत नहीं, अपना भी बना लोगे, लिख लोगे। समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हुआ आपका 6 विधियां अम्ल व्युत्पन्नों तक। कौन कौन सी 6 हो गई भाई? पहला एल्किल हैलाइड से, ग्रिनियार अभिकर्मक से। पहले एल्किल हैलाइड में 2 हैं, वो कौन सी है? एक तो अमोनिया अपघटन, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। दूसरा, तीसरा एल्कोहल से, उसमें क्या कराते हैं? अमोनिया अपघटन। चौथा ऑक्जिम बना करके करते हैं। पांचवा अभिक्रिया का नाम स्मिट अभिक्रिया। और छठा व्युत्पन्नों में 2, अम्ल का क्लोराइड और अमाइड। क्लोराइड वाली जो अभिक्रिया वो कर्टियस अभिक्रिया है, अम्ल के क्लोराइड वाली, और जो अमाइड वाली है उसमें 2 है, एक है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया और दूसरी है अपचयन। अपचयन में उतने ही कार्बन वाला अमीन बनेगा और हाफमैन ब्रोमामाइड में कम कार्बन वाला बनेगा। इनको मत भूलना क्योंकि इन पे निश्चित रूप से प्रश्न आता है। 7वां है साइनाइड से। RCN क्या करवाएं भाई? इसका पढ़ चुके हो आप पहले। साइनाइड की 3 अभिक्रियाएं मैंने याद रखने को बताई थी आपको, आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन और अपचयन, है ना? भूल गए तीनों? ये क्या है? अपचयन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ भी लेंगे अपन, और क्या बनेगा बताओ? कौन सा अमीन बनेगा? कम कार्बन वाला या ज़्यादा वाला? बराबर वाला, RCH2NH2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बोलोगे तो याद होगी, इसलिए कोई बात ऐसी नहीं है। आप जितना बोल के याद करोगे, अकेले में गुनगुनाओगे गानों की तरह, तो याद हो जाएगी। साइनाइड से अपचयन करा के हम क्या बना सकते हैं? अमीन बना सकते हैं, उतने ही कार्बन वाला। अपचायक के रूप में आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्थान पर अगर सोडियम इथेनॉल लेते हो तो इस अभिक्रिया का नाम है, वो है मेंडियस अभिक्रिया। फ़र्क इतना है कि अगर आप ये लेते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्थान पर तो अभिक्रिया का नाम है, वो है मेंडियस अभिक्रिया। मेंडियस अभिक्रिया। इसको मिटा दें इधर।
साइनाइड से बना लिया है तो अब आइसोसाइनाइड से भी बनाएंगे। आइसोसाइनाइड से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी कम कार्बन वाला बनेगा। ये आइसोसाइनाइड होता है। इसका क्या कराएं कि आपको ये मिलेगा कि ये नहीं मिलेगा ना। ये कब मिलता है, अपने को क्या बनाना है, प्राथमिक अमीन की बात करते हैं तो ये बनेगा RNH2 और एक कार्बन किसके रूप में निकल जाएगा, फॉर्मिक अम्ल के रूप में निकल जाएगा। यहाँ क्या करना है, एल्किल हैलाइड में मैंने आपको बताया था, जब लास्ट में एल्किल हैलाइड से हमने आइसोसाइनाइड बनाया था तो उसमें 2 अभिक्रियाएं मैंने आपको बताई थी हैं? वो तो है ही नहीं यहाँ। साइनाइड और आइसोसाइनाइड की 3 और 2 अभिक्रियाएं बताई थी, उसमें केवल जल अपघटन और अपचयन था और कुछ नहीं था। पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, देख के बता देते हैं लेकिन सही बता देते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देख के भी याद हो जाए तो अच्छा है। आइसोसाइनाइड से पूर्ण जल अपघटन कराने पर अमीन बनता है, लेकिन उसमें भी आप देख रहे हैं क्या है, कार्बन कम है ना, कम। इसमें इधर वाला कार्बन भी गिनोगे, ये भी गिनोगे, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, कम है कार्बन। 8 अभिक्रियाएं हो गई हैं, है ना। अम्ल व्युत्पन्नों के बाद साइनाइड और आइसोसाइनाइड और पढ़ लिया आपने, कुल 10 ही तो हैं। नवी कौन सी है, आइसोसाइनेट से। ये आइसोसाइनेट होता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इससे बनाना है आपको RNH2 प्लस कुछ बनेगा, यहाँ क्या लें, KOH ना। अभी बताया आपको 2 अभिक्रियाओं में आ चुका, किस किस में आया था, अम्ल के क्लोराइड में भी आया था और अम्ल के अमाइड से हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में भी आया था। K2CO3। आइसोसाइनेट से अगर डायरेक्ट आइसोसाइनेट आपको मिल जाए तो आप KOH से अभिक्रिया करा दीजिए। डायरेक्ट नहीं मिलता है तो हम कैसे ले सकते हैं, अम्ल के व्युत्पन्न में अम्ल का क्लोराइड ले सकते हैं और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा सकते हैं अमाइड की। दसवीं और बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रो एल्केन से। ये नाइट्रो एल्केन है, इसका अपचयन कराते हैं। 6H से चाहिए इसमें, अपचायक के रूप में हम लेते हैं टिन और HCl, टिन धातु और HCl लेते हैं। RNH2 प्लस 2H2O ये बनता है। ये बहुत अच्छी विधि है नाइट्रो एल्केन से। अगर हम एरोमेटिक अमीन बनाना चाहें तो हम नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जब कराते हैं टिन HCl से तो हमें क्या मिलता है, एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए ये बहुत अच्छी विधि है। इसमें टिन का क्लोराइड भी ले सकते हैं SnCl2 HCl के साथ। ये देखिए, साइनाइड से, फिर आइसोसाइनाइड से और आइसोसाइनेट और फिर नाइट्रो एल्केन, ये एनिलीन बना है।
तो एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए नाइट्रोबेंजीन का अपचयन, मतलब एनिलीन बनाने के लिए सबसे अच्छा जो विधि है वो है नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं टिन के क्लोराइड से और HCl की उपस्थिति में। इन 10 को आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इतने पन्ने पलटने की जरूरत थी क्या? 10 विधियाँ याद करनी है और उनको रोज़ रिवाइज़ करना है। रोज़ अगर 10 मिनट अगर आप इसको दोहरा लेते हैं और अपनी उंगली पे टिप्स पे अगर दोहराते हैं तो आप इसको नहीं भूलेंगे जो मैंने ये बताया है। और फिर अभिक्रिया के अंदर क्या है वो आपको थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास आप करें, 1-2 बार लिखेंगे तो रिएक्शंस हाफमैन ब्रोमामाइड जैसी अभिक्रिया भी आपको याद हो जाएगी आसानी से। समझ में आ गई वो अभिक्रिया? विरचन जो है 5 विधियाँ इस पे दिख रही है आपको। एल्किल हैलाइड से अमोनिया अपघटन और गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया दूसरी, GR तीसरा, चौथा एल्डिहाइड ऑक्सिम से और 5वां अभिक्रिया का नाम। फिर है छठा अम्ल व्युत्पन्नों से, उसमें कर्टियस अभिक्रिया है। क्या कराते हैं इसमें? अम्ल के क्लोराइड का किससे क्रिया कराते हैं? सोडियम एजाइड, सोडियम एजामाइड नहीं, सोडियम एजाइड शब्द को ध्यान से बोलेंगे। एसिड अमाइड से 2 है, कौन कौन सी? हाफमैन ब्रोमामाइड और दूसरा अपचय। फिर साइनाइड से, फिर आइसोसाइनाइड से कम कार्बन वाला बनता है, आइसोसाइनेट से और नाइट्रोएल्केन से। याद रहेंगी? अब देखते हैं अपन इसके भौतिक गुण। भौतिक गुणों में और क्षारीय प्रवृत्ति 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। अमीन जो होते हैं वो भौतिक गुणों में आप बहुत आसानी से इसको समझ लें कि निम्नतर अमीन जो होते हैं वो गैसेज होती हैं। छोटे अमीन जो होते हैं ना वो गैस होती हैं और उनकी गंध होती है मछली के समान, फिश लाइक स्मेल होती है। किसकी? जो छोटे अमीन होते हैं उनकी। छोटे अमीन मतलब जिसमें एल्किल समूह छोटे, जैसे मैथिल अमीन है। तो छोटे अमीन जो होते हैं नॉर्मली छोटे जो यौगिक होते हैं वो गैसीय स्टेट में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं और इनकी गंध जो होती है स्पेसिफिक होती है, फिश लाइक होती है। 3 से अधिक कार्बन वाले अमीन जो होते हैं वो प्राय द्रव होते हैं और उच्चतर अमीन, और अगर ज़्यादा कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाए तो उच्चतर अमीन ठोस होते हैं। ठीक है, ये तो अवस्था से संबंधित बात हो गई। और रंगीन छोटे जो अमीन है, सॉरी एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो प्राय रंगहीन होते हैं, परंतु वातावरण की जो ऑक्सीजन है अगर एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस कारण से उनका कोई न कोई कलर हो जाता है, रंग हो जाता है। तो वैसे अगर शुद्ध अवस्था में कोई एरोमेटिक अमीन है तो वो कैसा होगा? रंगहीन होगा। वातावरण की ऑक्सीजन से प्रभावित होकर के उसका रंग बदल सकता है, रंगीन हो सकता है। फिर है अमीन ध्रुवीय होते हैं। देखिए अमीन ध्रुवीय कैसे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर इतना है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 होती है और नाइट्रोजन की होती है 3.0, अंतर है 0.9 का। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि OH बंध जो होता है ऑक्सीजन हाइड्रोक्स उसमें एल्कोहल्स में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 की होती है, तो 1.4 का डिफरेंस है। अंतर किस में कम है? अमीन में कम है, इसलिए ये बंध कम ध्रुवीय हुआ। कौन सा बंध कम ध्रुवीय है? NH बंध। किसकी तुलना में? OH बंध की तुलना में। NH बंध जो है वो कम ध्रुवीय है OH बंध की तुलना में। ठीक है, अब इस कारण से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? 2 विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में जब हाइड्रोजन आ जाती है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये देखिए ये अमीन है जिसका ये अमीन है पूरा, ये वाला, इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ये लाल जो दिख रही है आपको डैश,
ये है हाइड्रोजन बंध, ये दूसरा अमीन है। इस हाइड्रोजन के, इस नाइट्रोजन के और इस दूसरे अणु का नाइट्रोजन है ये, और ये पहले अणु का नाइट्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन आ गई, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अणुओं के बीच भी साथ भी है, ये देखिए। और अगर पूरा इसमें देखा जाए तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है वो इसकी तरफ आकर्षित रहता है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन रहती है, ये हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के बीच में है, इसलिए क्या होता है, कैसा बंध है, हाइड्रोजन बंध है। लेकिन इस बंध की जो दृढ़ता है या सामर्थ्य है वो OH अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उसकी तुलना में कम है, इसलिए इस बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या है, इनके क्वथनांक कम होंगे। और हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण एक चीज़ और होती है कि ये जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं, और लेकिन जल में विलयता जो होती है, अणुभार जैसे जैसे अमीन का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विलयता उनकी कम होती जाएगी, क्योंकि एल्किल भाग स्ट्रांग हो जाएगा। बड़ा अमीन बनने का मतलब क्या हुआ, एक अमीन तो है छोटा सा, एल्किल अमीन में अगर आप देखें, एक अमीन तो मान लीजिए केवल मैथिल अमीन है, और एक अमीन है जिसमें 4 कार्बन है या 5 कार्बन है, ये भाग बड़ा हो गया। इस भाग के बड़ा हो जाने के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंध कमज़ोर हो जाता है, हाइड्रोजन बंध बनना मुश्किल होता है, इसलिए विलयता घट जाती है। तो विलयता छोटे अमीन्स की ज़्यादा होती है, बड़े अमीन्स की विलयता कम होती है, यानी एल्किल समूह बढ़ने के साथ साथ विलयता में कमी आती जाती है, जल में विलयता कम होती जाती है। अंतः अणुक बंध में आप देखिए कि अमीनों के जो क्वथनांक हैं वो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री के होते हैं, 1 डिग्री अमीन के, उससे कम क्वथनांक 2 डिग्री के, और उससे कम क्वथनांक 3 डिग्री। क्यों, ऐसा क्यों? ये क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं जो कम होते जा रहे हैं, 1 डिग्री से 2 डिग्री का कम, 2 डिग्री से 3 डिग्री का कम। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन बंध के कारण। इसमें 2 हाइड्रोजन उपलब्ध होती है प्राथमिक अमीन में, जो हाइड्रोजन बंध बना सकती है, इसमें केवल 1 उपलब्ध होती है, और इसमें 1 भी नहीं होती है, इसलिए इनके क्वथनांक इसी क्रम में कम होते जाते हैं। हाइड्रोजन बंध है, इसका मतलब एक्स्ट्रा बंध है, एक्स्ट्रा बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब इनके क्वथनांक ज़्यादा होंगे। अब जो महत्वपूर्ण बात है इसकी अमीन्स में जो आपको पढ़ना है वो है इनकी क्षारीय प्रवृत्ति। ये आपको बता चुके, कल भी बताया था कि अमीन जो होते हैं वो क्षारीयता दर्शाते हैं, क्षारीय होते हैं, लुईस क्षार होते हैं, क्योंकि इनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन बंध होता है, युग्म होता है। क्षारीय भी होते हैं और नाभिक स्नेही भी होते हैं। नाभिक स्नेही समझते हो ना आप? नाभिक स्नेही या तो जिस पे ऋणावेश हो वो नाभिक स्नेही होता है, या जिसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध हो वो होते हैं। तो ये दोनों ये नाभिक स्नेही क्यों है? क्योंकि ये लुईस क्षार है, जितने भी लुईस क्षार होंगे वो सब क्या होंगे? नाभिक स्नेही भी होंगे। और ये अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्नेही से भी क्रिया, क्योंकि नाभिक स्नेही होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही से क्रिया कर सकते हैं। ये देखो इसमें इस चित्र के माध्यम से कि ये एक अमीन है जो लुईस क्षार भी है, ये अम्ल है जिसको HA से दर्शाया है, ये क्या है? अम्ल है। तो ये H इसके पास आ गया, ये इस लोन पेयर वाला इसके पास बंध बनाने में काम आ जाता है, हाइड्रोजन के साथ बंध बन जाता है, और इस पर धन आवेश आ गया और A- निकल गया, तो इस प्रकार से एक लवण बन जाता है ये वाला। तो ये जो अमीन है ये अम्ल, क्योंकि क्षार है इसलिए अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। तो ये जो क्षारीय प्रवृत्ति है इसको आपको समझना है। क्षारीय प्रवृत्ति में आपको आपेक्षिक क्षारीय प्रवृत्ति देखनी है, आपको किसकी क्षारीयता ज़्यादा होगी किसकी कम होगी ये समझना है। एक चीज़ संख्यात्मक मान के रूप में आपको कोई भी क्षार है जैसे, तो Kb का मान और pKb का मान दिया जाता है। Kb का मान यानी क्षार का वियोजन स्थिरांक, ये क्या है? इस क्षार का
वियोजन स्थिरांक है, और ये जो वियोजन स्थिरांक है ये अगर ज़्यादा होता है किसी का, बी आ गया, इसका मतलब क्षार का वियोजन स्थिरांक है, अगर ए आता तो अम्ल का वियोजन स्थिरांक होता है। पी के बी का मान, इसका मतलब क्या है, माइनस लॉग ऑफ के बी, ठीक है। जैसे पी एच होता है माइनस लॉग ऑफ एच आई एन, वैसे ही पी के बी होता है। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि के बी का मान यदि किसी के लिए ज़्यादा है, मान लीजिए 3 क्षार लिए मैंने, एक का के बी 5 है, एक का 10 है और एक का 15 है, तो कौन ज़्यादा क्षारीय है? कौन ज़्यादा क्षारीय है? कैसे? ये तो कोई वैल्यू मैंने माइनस प्लस दिख रहा है वो, नहीं दिख रहा ना, बताओ। केवल जो मान ज़्यादा है उससे ध्यान रखना है कि के बी का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी क्षारीयता बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? थर्ड, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए के बी का मान 10 की घात -5 दे दें, 10 की घात माइनस के बी कौन सा ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तीसरा ज़्यादा है, तो क्षारीयता भी इसी क्रम में ज़्यादा होगी। पी के बी का मान इसका उल्टा होता है, नेगेटिव लॉग होता है, इसलिए ध्यान रखना कि पी के बी का मान इसमें उल्टा क्रम होगा। अगर ये बढ़ता है तो क्षारीयता बढ़ती है, पी के बी का मान यदि कम है किसी का तो उसकी क्षारीयता अधिक होगी। तो ये ध्यान रखना, इसका मान कम होना ये दर्शाता है कि वो अधिक क्षारीय है। पीकेबी का मान कम होना ये दर्शाता है कि वो अधिक क्षारीय है। केबी में आप ध्यान रखिएगा, अगर देखो आपको जो कन्फ्यूजन आता है माइंड में, इसकी वजह से आया। इन्होंने कहा कि साहब वैल्यू कम हो रही, कम नहीं हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, ये मान बढ़ रहा है। मैंने कुछ नहीं लिखा, 5, 10, 15 लिखा है, केवल आपको समझाने के लिए कि ये मान बढ़ रहा है केबी का, इसका मतलब क्षारीयता बढ़ रही है। अम्ल का वियोजन अधिक हो रहा है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक ज़्यादा आएगा। और वियोजन स्थिरांक का उल्टा अगर लेते हैं पीकेबी, तो उसमें क्या होगा कि अगर इसका मान कम होगा पीकेबी का मान, तो वो अधिक क्षारीय होगा। ये जो वैल्यू है ये इसमें देखिए 10 की घात में भी कई बार क्या होता है, 15 दिख गया आपको, आप कहोगे ज़्यादा है। ज़्यादा ये नहीं है, ये कम है, सबसे ज़्यादा ये है। क्लियर है? अब अपन इसको समझते हैं कि क्षारीय प्रवृत्ति, क्योंकि हमें कई सारे एमीन्स की क्षारीय प्रवृत्ति की तुलना करनी है। सबसे पहले हम तुलना 2 चीज़ों की कर लेते हैं, वो है एक तो है अमोनिया, ये स्टैंडर्ड है, मानक है हमारे सामने। इससे तुलना करके हम देखेंगे कि इसकी तुलना में ज़्यादा क्षारीय होगा कोई या कम होगा। 2 उदाहरण लेते हैं। एक तो लेते हैं RnH2, हमने एक H हटा के R लगा दिया है, तो अब ये ज़्यादा क्षारीय होगा, ये प्राथमिक अमीन है, एल्किल अमीन है, ये ज़्यादा क्षारीय होगा या कम क्षारीय होगा। और दूसरा है C6H5NH2, ये ज़्यादा क्षारीय होगा या कम होगा। क्यों? हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन के कारण तो बता ही नहीं रहे अपन, तो इसके कारण से बता रहे हैं। ये अम्ल क्षार क्यों है? क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध है, ऐसा कह रहे हैं ना अपन। इसको ये दान कर सकता है, इसलिए ये क्षार होता है। बताएं। RnH2 क्यों? देखो इसमें ज़्यादा क्षारीयता कारण तो इसी में से बता दीजिए, ये प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से दान कर सकता है, इसलिए ये ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बेंजीन वलय है, और इस वलय में आपने पढ़ा है अनुनाद, ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास में उपलब्ध नहीं रहकर कहाँ आ जाते हैं, वलय में
विस्थानीकृत रहते हैं, डीलोकेलाइज रहते हैं, इसलिए ये क्या है, इसके पास में जब उपलब्ध नहीं, जो दान देने वाला है, दाता है, उसके पास में जब उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो कम क्षारीय हो गया। तो ये कम क्षारीय होता है, इसको हम कल और विस्तार से पढ़ेंगे। आज इतना ही, सर आगे हैं।